नमस्कार, स्वागत है आप सभी का IB स्टार न्यूज में और मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला है देश लाइव का, जहां सबसे पहले बात करेंगे प्रगति मैदान के टनल के उद्घाटन की। आपको बता दें कि अब दिल्ली वालों को जाम से राहत मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रगति मैदान टनल का उद्घाटन किया है। इसी के साथ साथ उन्होंने 5 टनलों का भी उद्घाटन किया। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को प्रगति मैदान टनल और 5 अंडरपास का उद्घाटन किया। इसके साथ ही प्रगति मैदान टनल और 5 अंडरपास लोगों के आवागमन के लिए खोल दिए गए हैं। इससे राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली को जाम से राहत मिल सकेगी। आपको बता दें कि 920 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से निर्मित इस परियोजना का उद्देश्य प्रगति मैदान में विकसित किए जा रहे प्रदर्शनी और सम्मेलन केंद्र को जाम और परेशानी से मुक्त और सुगम रास्ते से मुहैया कराना है। यह कॉरिडोर 6 लेन का है। कॉरिडोर के मुख्य सुरंग प्रगति मैदान से गुजरते हुए पुराना किला रोड होते हुए रिंग रोड और इंडिया गेट से जुड़ती है। इसके जरिए प्रगति मैदान की विशाल बेसमेंट पार्किंग तक भी पहुंचा जा सकता है। दिल्ली सरकार के PWD विभाग को सौंपी गई रिपोर्ट के मुताबिक रिंग रोड, मथुरा रोड और भैरो मार्ग पर अक्सर जाम की स्थिति बनी रहती है। चौराहों और आसपास के केंद्रों जैसे गाजियाबाद, नोएडा, NCR क्षेत्र में तेजी से हो रहे विकास से इन तीनों सड़कों पर वाहनों की आवाजाही बढ़ा दी गई है। दिल्ली मथुरा एक्सप्रेसवे के कारण ट्रैफिक लोड और बढ़ गया है। नोएडा और ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, पूर्वी दिल्ली में टाउनशिप से तेजी से विकास के कारण इंडिया गेट और ITO से प्रगति मैदान क्षेत्र के आसपास के सड़क नेटवर्क पर यातायात से और वृद्धि होने की उम्मीद जताई गई, जिसके बाद ये किया गया। उद्घाटन के दौरान PM मोदी ने कहा कि आज दिल्ली को केंद्र सरकार की तरफ से आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का पर उपहार मिला है। इतने कम समय में इस कॉरिडोर को तैयार करना आसान नहीं था। जिन सड़कों के आसपास यह कॉरिडोर बना है वह सड़कें दिल्ली के सबसे व्यस्त सड़कें हैं। प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि ये एक नया भारत है, समस्याओं का समाधान भी करता है, नए संकल्प भी लेता है और उन संकल्पों को सिद्ध करने के लिए प्रयास भी करता है। उन्होंने कहा कि देश की राजधानी में विश्व स्तरीय कार्यक्रमों के लिए स्टेट ऑफ द आर्ट सुविधाएं हैं और एग्जीबिशन हॉल हों। इसके लिए भारत सरकार नियंत्रण काम कर रही है। PM मोदी ने कहा कि दशकों पहले भारत की प्रगति को भारतीयों के सामर्थ्य और भारत के प्रोजेक्ट्स हमारी संस्कृति को शोकेस करने के लिए प्रगति मैदान का निर्माण हुआ था। तब से भारत बदल गया है, भारत का सामर्थ्य बदल गया है। ज़रूरतें कई गुना बढ़ गई हैं, लेकिन प्रगति मैदान की ज़्यादा प्रगति नहीं हुई है। यह कॉरिडोर स्मार्ट फायर प्रबंधन, आधुनिक वेंटिलेशन, संचालित जल निकासी, डिजिटल रूप से निर्मित CCTV और सुरंग के अंदर सार्वजनिक घोषणा प्रणाली जैसी नियमित वैश्विक सुविधाएं से लैस ये है। इसके बाद ये उसको उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने कहा। इस प्रगति मैदान टनल और अंडरपास के साथ साथ 5 अंडरपास का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा।
बुलेटिन में अब बात रविवार को हुए सड़क हादसे की कर लेते हैं। आपको बता दें कि लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पे भीषण सड़क हादसा हुआ, जिसमें एक कंटेनर से सफारी आमने सामने से भिड़ंत हुई। इस हादसे में 4 लोगों की मौत और एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। यूपी के लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर रविवार सुबह ये बड़ा हादसा हुआ। एक्सप्रेसवे पर कंटेनर और कार की आमने सामने से टक्कर हो गई। इस सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई और एक व्यक्ति घायल हो गया। मृतक बिहार किसी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जा रहे थे। मौके पर पहुंची पुलिस ने आगे की जांच में जुट गई है। बता दें कि यह दर्दनाक हादसा हसनगंज कोतवाली इलाके से आगरा एक्सप्रेसवे पर हुआ। जानकारी के मुताबिक सफारी कार में सवार लोग जयपुर से बिहार के सिवान में शादी समारोह में शामिल होने के लिए जा रहे थे। हादसे की खबर मिलते ही हसनगंज कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची, तो वहीं यूपीडा की टीम ने आनन फानन में सभी व्यक्तियों को लखनऊ ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया, जहां पर डॉक्टरों ने 4 लोगों को मृत घोषित कर दिया और एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस आगे की जांच में जुट गई है। बुलेटिन में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले आपको सुना दें कि अग्निपति योजना पर तीनों सेना प्रमुख क्या कुछ कह रहे हैं। आइए सुनते हैं। फौज के अंदर, आर्मी के अंदर तकरीबन 45,000 से 60,000, नेवी के अंदर तकरीबन 2,500 से 3,500, एयरफोर्स के अंदर सिमिलर नंबर, वो सिर्फ 5,000 हो जाता है। हाउएवर, जो आपको पता होना चाहिए, ये नंबर्स हैं जो हमारे प्रीमेच्योर रिटायरमेंट ले रहे हैं। प्रीमेच्योर रिटायरमेंट का मतलब क्या है? प्रीमेच्योर रिटायरमेंट का मतलब ये है कि अगर मैंने इस फौज के अंदर 25 साल, 30 साल, मैं अभी 59 ईयर्स का हो गया हूं, 60 में मैंने रिटायर करना है, वो मेरी पूरी एज सर्विस की है। बट इतने तादाद में लोग हैं। इंडियन आर्मी में तकरीबन 14,000, इंडियन नेवी में तकरीबन 3,000, एयरफोर्स में तकरीबन 500 से 600। ये लोग आज भी बाहर जा रहे हैं। इनकी उम्र क्या है? 35, 36, 38 ऐसी उम्र है। ये लोग सब जा रहे हैं। आज तक हमने किसी ने भी कोशिश नहीं की बोलने की, ब्रदर ये बाहर जाके क्या काम कर रहे हैं। ओके, एंड आप इन तीनों को ऐड करो, ये 15,000, 16,000 तो वैसे ही बन गए। जब हम लोग बात कर रहे हैं 40-46 हजार की 4.5 साल के बाद, तो आप इसको थोड़ा सा अपने दिमाग में रखना। इसके बारे में दोबारा चर्चा करेंगे। गो नेक्स्ट। सी कमिंग बिफोर मैं पे एंड अलाउंसेस पे आता हूं, उससे पहले मैं बात करता हूं ट्रेनिंग की। सी आज का युवक हमारे से अच्छा है। हमारे से पहले वाला युवक, करेक्शन, हमारे से भूतपूर्व सैनिक हमसे खराब नहीं थे, बट हमारी खुराक ज्यादा अच्छी है, उनकी खुराक हमारे से कम थी। आगे आने वाला जो युवक है उसकी खुराक भी अच्छी है, उसकी पढ़ाई भी अच्छी है, वो एक टेक्नोलॉजी के साथ अडेप्ट है, वो पैदा हुआ है मोबाइल फोन के साथ, उसको पता है मोबाइल फोन का क्या है। और तो वो कल को जो ड्रोन वॉरफेयर हो, जो आप आज देख रहे हैं टीवी के ऊपर, एक टैंक चल रहा है, टैंक को टैंक नहीं लड़ रहा, टैंक को एक ड्रोन लड़ रहा है। तो आगे आने वाली जो लड़ाई है वो अलग किस्म की होगी, टेक्नोलॉजिकली सैवी होगी। अगर वो टेक्नोलॉजिकली सैवी होगी तो उसके लिए अलग किस्म के लोग चाहिए। और वो कौन सा किस्म है? हमारा यूथ, भारत का नौजवान। ये भारत का नौजवान क्योंकि टेक्नोलॉजी के अडेप्ट है, वो पैदा हुआ है एक ये मोबाइल के साथ खेलता हुआ, कंप्यूटर के साथ खेलता हुआ, और वो आता कहां से है? गांव से। हमारी इनटेक 70% विलेज से।
नाउ अगर हमारी विलेज से 70% इनटेक है तो हमारे को जो सॉल्यूशंस बनानी है उनको मद्देनजर रख के बनानी है, ना कि जो अर्बन एरिया के लोग हैं। सो अगर इन 70% को देखा जाए तो वो कहां से आ रहे हैं? गांव से। उसके पास है क्या वहां पे? खेत या कोई छोटा मोटा व्यवसाय। वो उसकी क्लास या उम्र कितनी होगी? वो पढ़ा होगा तकरीबन 17.5 साल की उम्र होगी और पढ़ा होगा 10वीं साल। मेजर इनटेक ये जो 70% बोल रहा हूं, ये सारी इनटेक हमारी उस किस्म की है जो सोल्जर आपके लिए जाके आगे देश की रक्षा करता है, ये वो सोल्जर है जो 10वीं क्लास पास है। 12वीं क्लास के हम ले सकते थे, बट सी हमारा काम थोड़ा जोखिम का है। एंड आप देखते हैं जब भी युद्ध हुए हैं कितनी, चाहे ऑप पवन हो, उसके बाद ऑप पराक्रम हो, चाहे कारगिल वॉर हो, चाहे गलवान हो, आपकी भी आंखें भर जाती होंगी और आपका दिल पिघल जाता होगा जब आप देखते हैं बॉडीज नीचे आते हुए। तो ये काम थोड़ा अलग किस्म का है। तो आप इस काम को मद्देनजर रखते हुए हमने देखा कि इसकी उम्र 17.5 एक एंड पे, दूसरे एंड पे 21, इसमें कोई तब्दीली नहीं है। ये पहले भी वही थी और आज भी वही है। तो इन दोनों में कोई तब्दीली नहीं है। उसके अलावा हमने पिछले सालों में क्या करा है, अपना फ्लैब कट करा है। फ्लैब का मतलब देखो, टीथ टू टेल रेशियो की बात होती है, टेल कम करी है और कम होगी आगे आने वाले टाइम में। दूसरी जॉइंटनेस बढ़ी है। कुछ सालों पहले आईडीएस हेडक्वार्टर नहीं होता था, वो बना है। तो इस तरीके की जो बीच बीच में चेंजेस हैं वो सब करी जा रही हैं। उसके अलावा नेक्स्ट चीज ये है कि अगले 4 से 5 साल में हमारी इनटेक 50,000 से 60,000 होगी। इसको ब्लैंक कर दें, 50,000 से 60,000 होगी। ओके, 50,000 60,000 के बाद क्या होगा? ये इनटेक 90,000 से लेके 1.25 लाख होगी। सो इट इज नॉट 46,000। ये हमने क्यों करा है? इसलिए करा है स्टार्ट स्मॉल, स्टार्ट मीडियम। क्यों? सो दैट हमें भी इस स्कीम को चलाने के बाद सीखने को मिले कि इसमें दिक्कतें क्या है। हमें इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ट्रेनिंग के लिए उसको बढ़ाना पड़ेगा। वो बढ़ाने के लिए बटन दबा के तो होगा नहीं, उसके टेंडर जाएंगे, उसका ये होगा वो होगा, उसको 3-4 साल लगेंगे। सो दैट हम अपनी ट्रेनिंग कैपेसिटीज जो फौज की तकरीबन 60,000 के करीब है, उसको बिल्डअप करके इस पॉपुलेशन को लेने के लिए जो 1.25 लाख होगी, इसके लिए तैयार हो। नाउ वाई 4 years, जो सब चीजों का मुद्दा है। 17.5 साल 21 साल मैंने आपको बताया, उसके अंदर चेंज क्यों करा गया? इसलिए चेंज करा गया कि पिछले 2 साल के लिए कोविड की वजह से भर्ती बंद थी। भर्ती क्यों बंद थी? बिकॉज हम नहीं चाहते थे सारे एक जवान जिस तरीके से हम लोग एकत्रित हैं एक जगह के ऊपर करे जाए। तो हमने देखा कि इतनी सालों से हम इसकी स्टडी करते जा रहे हैं, अभी हमें एक मौका मिला है टू मेक अ चेंज विदाउट पेन। तो अगर ये चेंज विदाउट पेन हमने करना था, इससे अच्छा मौका नहीं था करने का। इस पे स्टडीज चल रही थी, मैंने आपको बताया, कारगिल रिव्यू कमेटी, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स रिपोर्ट, ये सब स्टडी करते जा रहे थे, बट हमें मौका नहीं मिल रहा था कि ये कब करा जाए। बिकॉज इट वॉज अ ट्रांसफॉर्मेटिव रिफॉर्म। हमें जरूरत थी, आज नहीं 30 साल से जरूरत थी इस एज को कम करने की। इसका इंपैक्ट क्या होगा? गो नेक्स्ट। पहले मैं आपको पे अलाउंसेस का बता देता हूं। जो आज जवान को पे अलाउंसेस मिल रहे हैं वो अग्निवीर को ज्यादा मिलेंगे। ओके, इसका प्लीज डोंट टेक हिम कॉस्ट टू कंपनी वगैरह जैसे वर्ड, देयर इज नथिंग। फौज की नौकरी एक जज्बा है, इसको आप पे से नहीं तोल सकते। हाउएवर, जो ये आपके सामने दर्शाया गया है, ये सबसे पहले जो 17 लाख के करीब है, ये उसकी पे है। एक सेवानिधि पैकेज है जिसके अंदर उसका योगदान 5 लाख है। गवर्नमेंट अपनी तरफ से 5 लाख डालेगी। इन दोनों के ऊपर जो इंटरेस्ट दिया जाएगा वो तकरीबन 1.5 लाख होगा। सो टोटल पे उसको 4 लाख तकरीबन इतनी मिलेगी। इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमारे बराबरी की रिस्क एंड अलाउंस नहीं लेगा। उसके जितने भी अलाउंसेस हैं सेम रहेंगे। अगर वो मेरे साथ सियाचिन में बैठा है, he'll get the same allowance। अगर वो मेरे साथ राजस्थान में बैठा है तो उसको सेम अलाउंस मिलेगा। अगर वो मध्य प्रदेश में बैठा है, मुझे भी नहीं मिल रहा, उसको भी नहीं मिल रहा। सो इट इज इक्वेटेड, देयर इज नो डिफरेंशिएशन। वो साथ वाले बिस्तरे पे सो रहा होगा, वो वही कपड़े पहन रहा होगा जो मैं पहन रहा हूं, वो मेरे साथ लंगर में बैठ के खाना खा रहा होगा। देयर इज नो डिफरेंस। कोई अलग बैरक नहीं बना दी अग्निवीर के लिए, बिकॉज उसने लड़ाई कल हमारे साथ करनी है। और अगर वो हमारे साथ देश के लिए बलिदान देगा तो देयर इज कोई गुंजाइश ही नहीं है उसको हम किसी तरीके से रत्ती भर भी उसको हम अपना छोटा सोचें।
नहीं, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। मैंने बैंक लोन यहां पे इसलिए डाला है बिकॉज ये बार बार आ रहा है कि भैया 4 साल के बाद क्या, तो 4 साल के बाद क्या, मैं इसके बाद आपको बताता हूं। गो नेक्स्ट। सी सेवानिधि पैकेज थोड़ा और विस्तार से, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया 11.71 मैंने आपको पहले बता दिया है। सिर्फ एक ही चीज इसमें एक्स्ट्रा है कि इनकम टैक्स फ्री है। हाउएवर, देश की सेवा करने के लिए जो सर्वोच्च बलिदान देगा उसकी इंश्योरेंस कवर नॉन कॉन्ट्रीब्यूटरी है। आज पूरे देश में मैं भी कंट्रीब्यूशन देता हूं, जो बाहर जवान खड़ा हुआ है वो भी कंट्रीब्यूशन देता है। सिर्फ एक इंसान है अग्निवीर जो आगे आने वाले टाइम पे कंट्रीब्यूशन नहीं देगा और उसको तकरीबन 1 करोड़ का इंश्योरेंस मिलेगी अगर उसने अपने देश के लिए किसी वजह से बलिदान दिया। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं इसी तरीके से उसको हमारे से भिन्न नहीं रखा है। इसके अलावा जो डिसेबिलिटी, अगर किसी कारण मैं ये टाइगर हिल की तरफ दौड़ रहा हूं या कुछ हो रहा हूं, मेरे कुछ गोली लग गई एक्सेट्रा, सेम प्रोविजन, जो मेरी प्रोविजन है वही उसकी प्रोविजन है। देयर इज नो फर्क फॉर एन अग्निवीर। गो नेक्स्ट। नाउ कमिंग व्हाट आफ्टर 4 years, जिसकी वजह से आई एम श्योर आप यहां पे इकट्ठे हुए हैं। देखिए, पहले हमको ये समझना है ये 17.5 साल से 21 साल, जो पहली साल के लिए 2 साल बढ़ाया गया तो 23 साल, ये निकलेगा कौन सी उम्र में? इसकी कम से कम उम्र होगी 21 साल, ज्यादा से ज्यादा 25 साल। आप में से बताइए कि 27 साल या 25 साल की उम्र में कितनों को जॉब्स लग गई थी? आपको इसका आंसर देने की जरूरत नहीं है, बट आपको मालूम है कि 25 साल के अंदर आपकी जॉब कहां थी, कहां नहीं थी। कमिंग बैक, आप 10वीं क्लास पास हैं जब आप हमारे साथ आए, 70% से लेके 60% तक 10वीं क्लास पास हो गए। क्या प्रावधान करा गया है कि आपको 12वीं क्लास सर्टिफिकेट दिया जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आप मेरी तरह यहां पे क्लासरूम में बैठेंगे, ऐसे नहीं है। आजकल स्किल इंडिया, फिट इंडिया, ये सब प्रावधान है। पूरे फौज के अंदर आज जैसे 14 लाख सैनिक हैं, ये 14 लाख सैनिक आपको 1 घंटे में आप बोले तो आपका 5 किलो वजन घटा सकते हैं। आप अगर बोले 1 महीने में 6 किलो घटाना है, वो घटा सकते हैं। ये उनकी स्किल है। आप लोग सब जा रहे हैं, फीस दे रहे हैं एक क्या कहते हैं जिम के अंदर, ये उसको अपने आप इनग्रेन होती है। ये हम रोज करते हैं। देयर इज नथिंग कॉल्ड अ सैटरडे संडे, ये उस बेचारे के लिए वो नहीं है। तो वो सब जगह ये कर रहा है। तो ये स्टार्ट पॉइंट है उसको फिट रखना हमारा काम है, बिकॉज उसका काम जो अल्टीमेटली उसको प्रोड्यूस करना है फौज की और देश की रक्षा के लिए, ये चाहिए उसके लिए। साथ साथ में लॉजिस्टिक्स, आपने आज नाम सुना अमेजॉन, फ्लिपकार्ट एक्सेट्रा का, ये हमारी फौज में जिस दिन से हम खड़े हुए हैं उस दिन से है। सिर्फ हम पैकेट के अलावा बम लेके चलते हैं जो देश के भीतर से चलता है और फाइनली अक्रॉस द बॉर्डर डिलीवर होता है। ये कैसे होता है? इट इज वेरी कॉम्प्लेक्स, इट इज वेरी कॉम्प्लेक्स, और ये जवान सीखता है और करता है। और अगर आप सोच रहे हैं कि ये 10 साल में सीख रहा है, आई एम वेरी सॉरी, ये 10 साल में नहीं सीखता। अगर वो 1 साल में नहीं सीखेगा, उसको कुछ देर की 6-7 महीने ट्रेनिंग, फिर वो ऑन द जॉब ट्रेनिंग करता है हमारे साथ, एंड इज रेडी फॉर इट। नाउ कमिंग टू इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑल इक्विपमेंट, चाहे वो शिपिंग हो, चाहे वो हवाई जहाज हो, चाहे वो टैंक हो, वो मर्सिडीज या मारुति कार से बहुत सोफिस्टिकेटेड है। तो ये एक ऐसे इक्विपमेंट हैंडल कर रहा है जो कंटेम्पररी है। इट इज नॉट जो हम रोज चीजों के साथ छेड़ रहे हैं। मैं बात ही नहीं कर रहा रडार, मिसाइल सिस्टम्स वगैरह की, बिकॉज आप सबको पता है ये होगा। उसके बाद उसको डिग्री दी जा रही है जो चौथे पॉइंट पे लिखा हुआ है। तो स्टार्टिंग फ्रॉम द बिगिनिंग, जब ये मतलब युवक 25 साल का बाहर आएगा, ये स्किल तो होगा ही होगा। सबसे जरूरी स्किल एक इंसान को चाहिए, डिसिप्लिन। ही विल बी रेडी विद द डिसिप्लिन। आप किसी इंडस्ट्रियलिस्ट से पूछ लीजिए, भाई तेरे को क्या चाहिए? बोले यार डिसिप्लिन हो गया मेरा, 60% जॉब इज ओवर, मैं उसको ब्रिजिंग कोर्स करके दूंगा, कुछ ट्रेनिंग करके दूंगा, सो दैट वो मेरे काम आ सके। ये सब करेंगे। बट ऐसा है 14 तारीख को ये स्कीम लॉन्च हो, और अगर हम सोचें कि 18-19 को पेपर के ऊपर लिख के दे दिया जाए कि इतने परसेंट नहीं, बिकॉज हमने ये स्कीम लोगों के साथ शेयर नहीं करी थी, सिर्फ उनको बताया था कि आप अपनी तैयारी कर लो और तैयार रहना। तो इसी तरीके से ये सब ने प्रावधान करें। सबसे पहले 15 तारीख को सुबह मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने बोला कि हम रिजर्वेशन करेंगे। उन्होंने ये नहीं बोला कितनी परसेंटेज करेंगे, उन्होंने बोला प्रेफरेंस देंगे सीएपीएफ में। जैसे ही 3 दिन निकले,
और ये प्लान था, इसको ये मत सोचिएगा उन्होंने 4 जगह में देखी कुछ हरकतें होती हैं आर्सन की वजह से हुआ। नो, ये प्लान था। ये क्यों प्लान था? बिकॉज मालूम था कि ये 75% जो युवक हैं इतनी देर फौज, 4 साल फौज के रहने के बाद ये देश में वापस जाएंगे। ये देश की ताकत है। ये 25% का तो हम ध्यान रख लेंगे, उनके साथ क्या कर। तो अभी तक आपने सुना कि अग्निपथ योजना को लेकर सेना के अधिकारियों ने क्या कुछ कहा। आइए बढ़ते हैं बुलेटिन की अगली खबर की तरफ, जो कि हरियाणा से है। आपको बता दें कि हरियाणा में 18 निगम पार्षदों का चुनाव किया जा रहा है। इसको लेकर सुबह से ही मतदान जारी है। हरियाणा की 18 निगम परिषदों पर 28 नगर पालिकाओं में सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू की गई है। बूथ पर लोगों की वोट डालने के लिए लाइनें लगना शुरू हो गई। लोगों में वोटिंग को लेकर काफी उत्साह देखा जा रहा है। हरियाणा राज्य चुनाव आयुक्त धनपत सिंह ने बताया कि 18 नगर परिषदों से कुल 456 वार्ड हैं। अध्यक्ष पद के लिए कुल 185 उम्मीदवार मैदान में हैं। इनमें से 100 पुरुष और 85 महिलाएं हैं। वहीं 456 वार्डों में से 15 पार्षदों को सर्वसम्मानित से चुन लिया गया है, जबकि बचे 441 वार्डों में से 1797 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। इनमें से 1076 पुरुष हैं और 721 महिलाएं हैं। धनपत सिंह ने बताया कि 18 नगर परिषदों में कुल 12,60,000 मतदाता हैं। इनमें से 6,73,870 पुरुष हैं, जबकि 5,96,095 महिला हैं और 35 ट्रांसजेंडर मतदाता हैं। उन्होंने बताया कि नगर परिषद चुनाव के लिए कुल 1,290 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। इनमें से 289 संवेदनशील हैं और 235 अति संवेदनशील पोलिंग बूथ हैं। इन पोलिंग बूथ पर 6,450 मतदान कर्मचारी तो वहीं 82 ड्यूटी मजिस्ट्रेट और 7,087 पुलिस ने जुड़े अधिकारी और कर्मचारी नियुक्त किए गए हैं। धनपत सिंह ने आगे बताया कि 28 नगर पालिकाओं के कुल 432 वार्ड हैं और अध्यक्ष पद के लिए कुल 221 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। इनमें से 128 पुरुष हैं तो वहीं 93 महिलाएं हैं। वहीं 332 पार्षदों में से 33 को सर्वसम्मत से चुन लिया गया है। बचे 399 वार्डों में से 1,301 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। इनमें से 783 पुरुष हैं और 518 महिलाएं शामिल हैं। धनपत सिंह ने बताया कि कुल 5,70,208 मतदाता हैं। इनमें से 3,01,677 पुरुष हैं, 2,68,517 महिलाएं हैं और 14 ट्रांसजेंडर शामिल हैं। नगर पालिका के लिए कुल 671 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। इनमें से 444 संवेदनशील हैं और 92 अति संवेदनशील हैं। इन पोलिंग बूथ पर 3,355 मतदान कर्मचारी, 69 ड्यूटी मजिस्ट्रेट और 5,206 पुलिस अधिकारी कर्मचारियों को तैनात किया गया है। नगर परिषद और नगर पालिका चुनाव के लिए कुल 4,712 ईवीएम दी गई हैं। पुलिस को चुनाव क्षेत्रों के लिए अतिरिक्त गश्त और नाके लगाने के निर्देश भी दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि पोलिंग बूथ पर पीने के लिए पानी और शौचालय की पूरी व्यवस्था की गई है। इस संबंध में पहले से ही जिला उपायुक्तों को निर्देश दे दिए गए थे। तो वहीं मतदान केंद्रों पर हर तरफ से नजर रखी जा रही है। कोरोना गाइडलाइंस के चलते हर एक मतदान केंद्र पर मास्क और सैनिटाइजर की व्यवस्थाएं भी रखी गई हैं। तो बुलेटिन में बात अब पाकिस्तान की कर लेते हैं। दरअसल अमेरिका का समर्थन पाकिस्तान को मिला है, जिसके बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इसको लेकर नाराजगी जताई है। पाकिस्तान को अमेरिका की तरफ से समर्थन मिलने पर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने शनिवार को नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि अमेरिका पाकिस्तान का समर्थन कर हमारी समस्याओं को बढ़ा रहा है। जयशंकर ने यह टिप्पणी पाकिस्तान स्थित आतंकवादियों की तरफ से जम्मू कश्मीर में हिंसा भड़काने और हथियार देने और घाटी में शांति भंग करने के मद्देनजर से दी।
दरअसल अमेरिका बार बार आतंकवाद के प्रति जोर देने की बात करता है, लेकिन वह साथ ही पाकिस्तान के साथ संबंधों को आगे बढ़ाने की भी बात करता है। ऐसे में अमेरिका भारत के लिए मुश्किल खड़ी कर सकता है। यदि अमेरिका पाकिस्तान को की ओर से अधिक समर्थन करता है तो भारत इसका हर हाल में विरोध करेगा। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता नेड प्राइस ने गुरुवार को पाकिस्तान को अमेरिका का सहयोगी करार दिया था। उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान हमारा एक भागीदार है और हम उसे साझेदारी को एक तरीके से आगे बढ़ाने के तरीकों की तलाश करेंगे जो कि हमारे हित में है। पाकिस्तान के साथ भारत के संबंधों पर बोलते हुए जयशंकर ने दावा किया कि सीमा के दोनों ओर कुछ लोगों ने दोनों देशों के बीच संबंधों को सुचारू बनाने के लिए काफी अधिक मेहनत की है। सभी चाहते हैं कि दोनों देशों के बीच संबंध सुधरें। विदेश मंत्री ने कहा कि अपने कार्यकाल की शुरुआत से ही प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाने की हर संभव कोशिश की, लेकिन इसका परिणाम क्या हुआ यह सभी लोग जानते हैं। अग्निपथ योजना को लेकर युवाओं में खासा रोष देखने को मिला। इसके बाद राहुल गांधी का बयान सामने आया, जिसके बाद बीजेपी के प्रवक्ताओं और बीजेपी के नेता ने उनका वीडियो शेयर किया। सेना भर्ती के लिए अग्निपथ योजना के खिलाफ कई राज्यों में हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं। ट्रेनों, बसों और सार्वजनिक संपत्तियों को आग के हवाले किया जा रहा है। योजना के विरोध में करीब 15 राज्यों में छात्र सड़क पर हैं और हर जगह अराजकता का माहौल है। इस बीच बीजेपी आईटी सेल अध्यक्ष अमित मालवीय ने राहुल गांधी का एक वीडियो शेयर किया। ट्विटर पर साझा किए गए इस वीडियो के जरिए बीजेपी नेता का दावा है कि देश में इस समय जो स्थिति है उसकी स्क्रिप्ट कांग्रेस के चिंतन शिविर में लिखी गई। चिंतन शिविर में राहुल ने दिया जो भाषण था उसको लेकर उन्होंने ये वीडियो ट्वीट किया। अमित माल्य ने अपने ट्विटर पेज पर जिस वीडियो को साझा किया है, दावा है कि वह उदयपुर में चिंतन शिविर का है। इस वीडियो में राहुल गांधी कहते हैं कि अब यह लड़ाई शुरू हुई है, आने वाले समय में आपको दिखेगा हिंदुस्तान में आग लगेगी। कांग्रेस के इस चिंतन शिविर में सैकड़ों कांग्रेस नेता शामिल हुए थे। वीडियो को साझा करते हुए मालवीय ने लिखा कि राहुल गांधी ने कांग्रेस के चिंतन शिविर से देश को चेतावनी दी थी, लंदन में इस बात को दोहराया था। यूपी में पुलिस ने सेना में भर्ती होने वाले नौजवान बनकर तोड़फोड़ करने वाले जिन लोगों को गिरफ्तार किया है उनमें कई कांग्रेस के नेता हैं और उन्होंने लगातार उनके द्वारा युवाओं पर आग लगाई जा रही है। कांग्रेस के चिंतन शिविर के बाद राहुल गांधी पिछले दिनों लंदन में थे। यहाँ एक सम्मेलन में भारत के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा था कि हिंदुस्तान में हर जगह केरोसिन छिड़क दिया गया है, एक चिंगारी से आग भड़क सकती है। राहुल के इस बयान के बाद उनकी बड़ी आलोचना हुई थी। लोगों ने ट्विटर पर उनको काफी ट्रोल भी किया था, लेकिन इसके बाद अब उनकी एक वीडियो ट्विटर हैंडल पर शेयर की गई है। आपको बता दें कि अमित मालवीय ने अपने ट्विटर पेज पर उनकी वीडियो साझा की है जिसमें उनके बयान हैं और जिसमें उन्होंने कहा है कि ये अब लड़ाई शुरू हुई है और आने वाले समय में आपको दिखेगा कि हिंदुस्तान में कैसे आग लगेगी। बुलेटिन में बात अब कोरोना के केसों की कर लेते हैं। दरअसल बीते 24 घंटे में कोरोना के 12,899 नए मामले सामने आए हैं और बीते 24 घंटे में कोरोना से 15 लोगों की मौत भी हो गई है। आपको बता दें कि देश में कोरोना संक्रमण की स्थिति दिनों दिन बढ़ती जा रही है। आए दिन 12,000 से ज़्यादा मामले सामने आ रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने आंकड़ों के मुताबिक देश में पिछले 24 घंटे में 12,899 नए कोरोना संक्रमित आए हैं। वहीं 15 लोगों की मौत कोरोना से हुई है। हर दिन बढ़ रहे संक्रमितों के कारण कोरोना के सक्रिय मामलों में भी तेजी से इजाफा हो रहा है। अब देश में
कोरोना के सक्रिय मामले 72,474 हो चुके हैं। एक दिन में 4,000 से ज़्यादा सक्रिय कोरोना मरीजों में इजाफा हुआ है। वहीं देश में अब कोरोना से होने वाली मौतों की संख्या बढ़कर 5,24,855 हो गई है। वहीं बात दिल्ली की करें तो दिल्ली में कोरोना के 1,500 से ज़्यादा मामले सामने आए हैं। राजधानी में बीते 24 घंटे के अंदर ये मामले 1,534 मिले हैं, तो वहीं पूरे दिल्ली में 3 मौतें कोरोना के कारण दर्ज की गई हैं। स्वास्थ्य विभाग ने 19,889 टेस्ट किए हैं। टेस्ट में से 7.71% मरीज संक्रमित मिले हैं। इसमें से एक दिन पहले संक्रमण दर 8.18% रही। राहत की बात यह भी है कि 1,255 मरीजों ने कोरोना को मात दी है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक होम आइसोलेशन में 3,370 मरीज हैं, तो वहीं अस्पतालों में मरीजों की संख्या में भी बढ़ोतरी की गई है। शनिवार को मरीजों की संख्या 241 दर्ज की गई थी, जिसके बाद अब यह संख्या बढ़कर ज़्यादा हो गई है। बुलेटिन के आखिरी में बात असम की बाढ़ की कर लेते हैं। दरअसल असम की बाढ़ से 19 लाख से ज़्यादा लोग इस बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। इसी के साथ साथ पीएम मोदी ने असम के मुख्यमंत्री से बात की है। असम में लगातार बारिश के चलते बाढ़ की स्थिति डरावनी वाली है। बाढ़ के कारण घर डूब गए हैं, चारों ओर पानी ही पानी है। बेजुबान जानवर भी इस बाढ़ से परेशान हैं। असम के 28 जिलों में इस साल लगभग 19 लाख से अधिक लोग बाढ़ से बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। राज्य में बाढ़ और भूस्खलन की घटनाओं से अब तक 55 लोगों की जान भी जा चुकी है। बाढ़ के चलते असम में कई घर तबाह हो गए हैं, सड़कें पानी में डूब गई हैं और लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने में समस्या आ रही हैं। असम में बाढ़ की स्थिति के चलते घर डूब गए हैं, जिससे हजारों लोगों को अपना घर छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा है। असम के होजाई जिले में बाढ़ प्रभावित लोगों को ले जाया जा रही एक नाव पलट गई, जिसमें सवार 3 बच्चे लापता हो गए, जबकि 21 लोगों को बचा लिया गया। जानकारी के मुताबिक राज्य में बिजली सबसे ज्यादा प्रभावित जिला है। यह बाढ़ के कारण कुल 3.55 लाख लोग इससे बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। इसके बाद दरांग में 2.90 लाख से ज़्यादा लोग इस बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। कुल संख्या की बात करें तो 43,338 हेक्टेयर फसल भूमि भी इस बाढ़ से डूब गई है। बाढ़ की मौजूदा स्थिति को देखते हुए जिला प्रशासन ने जिले में 54 राहत शिविर बनाए हैं। जिले में लगभग 16,000 बाढ़ प्रभावित लोगों को इन शिविरों में रहना पड़ रहा है। असम में बाढ़ की स्थिति के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा से फोन पर बात की और राज्य में बाढ़ की मौजूदा स्थिति की जानकारी ली। साथ ही केंद्र की ओर से हर संभव मदद का आश्वासन भी दिया गया। असम में कुछ दिनों ऐसे ही हालात रहने की संभावना मौसम विभाग ने भी जताई है। मौसम विभाग की माने तो असम में अगले कुछ दिनों तक बारिश की संभावना है। और अगर बात रविवार की करें तो असम में भारी बारिश का पूर्व अनुमान है। वहीं असम में रविवार को न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रहेगा। तो वहीं बाढ़ प्रभावित लोगों का कहना है कि गांव में स्थिति बेहद खराब है। बाढ़ का जल स्तर हर घंटे बढ़ रहा है, घरों के घर पानी में डूब रहे हैं। तो वहीं भारतीय सेना, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें बाढ़ प्रभावित इलाकों में लगातार लोगों को रेस्क्यू कर रही हैं। शुक्रवार को इन टीमों ने लगभग 557 लोगों को बाढ़ प्रभावित इलाकों से सुरक्षित बाहर निकाला था और लगातार एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम लोगों का रेस्क्यू कर रही हैं और लोगों को इस बाढ़ से बचा रही हैं। देश लाइव में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एबी स्टार न्यूज।